औरत का मामला है। कोई भी औरत का घर में घुस के और उसके गुप्तांग में, वो भी 70 साल की महिला के अंदर लाठी डालकर मारा जाए, ये कहाँ के? जब तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है और इस भूमिका में रहने के कारण उनके समाज के लोगों के द्वारा जब इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, यदि तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो क्या होगा? का मामला साथ होता और मारपीट का मामला होता है तो पूरा बिहार, पूरा भारत में आग लग जाती है। लेकिन कोई गरीब ब्राह्मण महिला के साथ इससे घटना होता है तो कहाँ ये दुनियावी और ये तो ये चीज बताइए, अखिल ब्राह्मण महासभा जो अपने आप को इस समाज का प्रतिनिधित्व करने की बात कहता है, आखिर वो कहाँ है? उनकी चुप्पी क्यों बनी हुई है? क्यों आखिर वो चुप है? उनके द्वारा इस घटना को लेकर निंदा क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर क्या सोच रहे हैं? उनके मन में किस तरह का डर? से चलकर आप नवादा पहुंच जाते हैं। राजद में भी कई ब्राह्मण समाज के नेता हैं, कई किसी पद पर विराजमान हैं, चाहे मृत्युंजय तिवारी हो, मनोज झा हो, ये तमाम चेहरा कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करता है राजद में। इन लोगों के द्वारा भी कोई बात कही गई है? कोई एक चीज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम ये नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष होने के कारण जब इस पद पर हैं, जब किसी तरह का कोई सहयोग नहीं कर सकते हैं समाज को लेकर, अगर ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इनके समाज के लोगों के द्वारा किस तरह का कार्य किया जाएगा? कुछ अगर समाज अगर किया होता तो आज उसके लिए क्या क्या नहीं हो जाती, उसके घर में आग लगा दिया जाता, उसको इनकाउंटर करा। कि कोई भी घटना होती है उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव सामने आते हैं और कहते हैं कि बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। अभी तक उनका कोई बयान है? जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि जब थाने में फरियाद को लेकर जो परिजन पहुंचे या जो भी पीड़ित लोग पहुंचे थे, उसके बाद कहा गया कि इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं, अगर एक मुकदमा हो भी जाता है तो क्या फर्क पड़ने वाला है? आपको लगता है कि नीतीश सरकार में पुलिस भी उससे कहा जा रहा है कि महिलाओं के गुप्तांगों पर प्रहार किया गया है? इस तरह की बातें सुनाई पड़ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। आप वहां पर गए हुए थे, सच्चाई? बिहार के नवादा में हुई घटना के बाद से बिहार में रहने वाले करोड़ों लोगों के मन में एक ही प्रश्न चल रहा है कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है और इस भूमिका में रहने के कारण उनके समाज के लोगों के द्वारा जब इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, यदि तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो क्या होगा? किस तरह से उनके समाज के लोगों के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा? किस तरह से महिलाओं के साथ बेरहमी की जाएगी? ये सवाल नवादा घटना के बाद से पूछा जा रहा है और इसीलिए अब लोगों को लगने लगा है कि नहीं, किसी भी हाल में तेजस्वी प्रसाद यादव को वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। कारण कि तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा इस घटना के बाद अभी तक न तो घटना को लेकर सवाल खड़ा किया गया है और न ही बिहार में विधि व्यवस्था की समस्या को लेकर कोई प्रश्न पूछा गया है। अक्सर इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है, जब उनके समाज के लोग उस घटना में शामिल नहीं होते हैं, तब तेजस्वी प्रसाद यादव के दौरान नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस घटना के बाद तेजस्वी प्रसाद की चुप्पी ये बता रही है कि कहीं न कहीं उनके सह पर ये सारे कार्य हो रहे हैं। और जब इस तरह की बातें लोगों के जेहन में घर करने लगी या लोगों के जेहन में इस तरह की बातें अगर गूंजने लगेंगी तो ये पक्के तौर पर मानिए तेजस्वी प्रसाद यादव को कभी भी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। उनके समाज के लोग चाहकर भी उन्हें उस पद तक नहीं पहुंचा सकते हैं। कारण कि जब तक से इस तरह की घटनाओं में भेदभाव की नीति अपनाई जाती रहेगी, जब तक से उनके समाज के लोगों के द्वारा इस तरह के कार्य किए जाते रहेंगे, तब तक से बिहार के सत्ता पर तेजस्वी प्रसाद यादव कभी भी आसीन नहीं हो सकते हैं। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि नवादा घटना के बाद जिस तरह से उनके समाज के लोगों के द्वारा एक परिवार के साथ बेरहमी करने की बात सामने आई है, जिस तरह से महिला के गुप्तांगों में अभद्रता की गई है, जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, उसके बाद से मानवता भी शर्मसार हो गई है और तेजस्वी प्रसाद यादव को एक शब्द भी नहीं सूझ रहा है कि इस घटना के बारे में कुछ बोला जाए। रोहतास से चलकर सनातनी चंदन बाबा के द्वारा वहां पर जाकर जानने का प्रयास किया गया कि आखिर उस परिवार के साथ क्या कुछ हुआ, किन के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, क्यों दिया गया, इसके द्वारा इस घटना के बाद किन लोगों के द्वारा इस घटना की निंदा की गई, क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम बातों को जानने का प्रयास चंदन बाबा के द्वारा वहां पर जाकर किया गया। हमारे साथ अभी सनातनी चंदन बाबा मौजूद हैं। सोचिए कि किस तरह से नवादा में हुई इस घटना ने सनातनी चंदन बाबा को झकझोर कर रख दिया है। जिस दिन ये घटना सामने आई उसके बाद से ये जिस तरह से व्यग्र दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि उस परिवार को न्याय मिल सके, तो इस कोशिश को तभी बल मिल पाएगा जब इनकी कोशिशों को लोगों का समर्थन प्राप्त होगा। मैं तमाम घटनाओं को जानने का प्रयास करूंगा इनके माध्यम से, चूंकि ये घटनास्थल से लौट कर आए हुए हैं। क्या सच है, क्या वाकई में वहां पर इस तरह की घटना हुई है, क्या वाकई में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव
के समाज के लोगों के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है? क्या नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अभी तक इस मामले को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है? वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से परिजन भयभीत है, परिवार भयभीत है, इस तमाम बातों को जानने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी पब्लिक न्यूज़ देखने वाले को सभी को दिल से धन्यवाद। और जो ये बाबा हैं बहुत ही निष्पक्ष और अपने आवाज़ों को बुलंद करते हैं, और कहीं भी अगर निष्पक्ष घटना होती है तो वहाँ पहुंचकर और हम सबके बीच और आप सबके बीच लाते हैं। और आज हम इन्हीं के फ्रेम में वो जो नवादा में जो हत्या हुई है, जो नवादा में जो ये घटना हुई है, शर्मनाक घटना हुई है। अच्छा, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, आप वहाँ पर गए थे? जी गए थे। क्या कुछ देखे वहाँ पर, क्या कुछ जानकारी मिली आपको? वहाँ तो ये जानकारी मिली है कि सुनील नामक यादव एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहिए बालू माफिया है, दारू माफिया है, भू माफिया है, मर्डर है, चोरी है। उसके पास ऐसा कोई वो नहीं है। उससे करीब 22 या 23 FIR है, और उसमें वहाँ उससे कोई सुरक्षित नहीं है। उससे हमको लगता है कि उसका सरकार के, उसके जो सरकार है जिस आता है उसमें उसका संलिप्त है, तभी आज इतना बड़ा क्राइम कर रहा है। उस पर प्रशासन भी बोल रहा है कि 22 केस है, एक केस और हो जाएगा तो इस पे क्या करेगा। बताइए कि इतना बड़ा क्राइम हुआ है। हमको लगता है कि इतिहास का कहिए, मैंने आप लोग ऐसा अच्छा, यही जानने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह से वीडियो में बातें सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि महिलाओं के गुप्तांगों पर प्रहार किया गया है, इस तरह की बातें सुनाई पड़ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। आप वहां पर गए हुए थे, सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि उसके गुप्तांग में रॉड डालकर और लाठी डंटों से पूरा शरीर में, जो 70 साल की बुढ़िया है, पूरा ऐसा कोई उसका शरीर नहीं है जो काला नहीं हुआ है। अब तो हम लोग पूरा दिखाने पर तैयार है, लेकिन हम लोग उसको मना कर रहे थे। पूरा शरीर काला है उसका। उसको रॉड से मारा गया है, हॉकी से मारा गया है। बताइए, ये कहीं देखिए घटना होती अच्छा, है। मामला क्या है? लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये घटना सामने आई क्यों। देखिए 2020 का घटना है। 2020 में भी एक घटना हुई थी। उसके कोई परिवार को इतना मारा गया था कि पूरा उसके शरीर में रॉड लगा हुआ था। फिर वो उसके बाद ये मामला हुई थी, फिर उसके बाद समझौता से हो गई थी। लेकिन ये आज करीब 7-8 दिन का मामला है कि उसके घर में कोई श्राद्ध था, और वहाँ का जो श्राद्ध होता है वो भांजा जो होते हैं वही लोगों को, जो पुरोहित होते हैं वही लोग किया जाता है, मतलब उन्हीं को दिया जाता है। तो एक दिन पहले रात को 12 बजे आता है अपने टीम के साथ, चोरी उनके जितना सामान होता है जो वो चढ़ता है उसको लेकर और वहाँ से भाग जाता है, और वो चेतावनी देता है कि अगर तुम लोग अगर यहाँ से नहीं भागे छोड़ के तो हम लोग तुमको काट देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद फिर वो रात को घटना करता है। रात को बहुत संख्या के लोग के साथ आता है और मारपीट और हत्या करना स्टार्ट कर देता है। पूरा सामान लेकर भाग जाता है, मोबाइल, पैसा, हर कुछ। अच्छा, पुलिस पर भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि जब थाने में फरियाद को लेकर जो परिजन पहुंचे या जो भी पीड़ित लोग पहुंचे थे, उसके बाद कहा गया कि इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं, अगर एक मुकदमा हो भी जाता है तो क्या फर्क पड़ने वाला है? आपको लगता है कि नीतीश सरकार में पुलिस भी उससे खौफ खा रही है? जी एकदम। इसमें तो हमको लगता है कि मिला हुआ है, शासन प्रशासन के संलिप्त में ये कांड हुआ है। क्योंकि एक महिला दरोगा है, वो बोल रही है कि 20 या 21 केस हो उस पर है, एक और हो जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। जो एक लड़का है कुंदन नाम का, जिसको मारकर हाथ हो तोड़ा है, उससे बोल रहा था। जो कमलेश राय दरोगा है वो बोल रहा है, उस पर आंख दिखा रहा है। मतलब कि एक तरह से समझिए कि प्रशासन के संलिप्त से ही घटना हुई है, इतना बड़ा अंजाम दिया जा रहा है। वहाँ मैं ये देख रहा हूँ, अगर यहीं दूसरे का मामला साथ होता और मारपीट का मामला होता है तो पूरा बिहार, पूरा भारत में आग लग जाती है। लेकिन कोई गरीब ब्राह्मण महिला के साथ इससे घटना होता है तो कहाँ ये दुनियावी और ये जो इंसानियत चली जाती है। वही, अच्छा, ये आप रोहतास के रहने वाले हैं, नवादा में भी इस समाज के लोग होंगे, कई नेता हैं, कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं, आपको वहाँ जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वहाँ सब लोग चुप है, कोई इस पे आवाज नहीं उठा। रोहतास जिला का कहीं वो मामला दबने वाला था, वो तो मैं अपने तरीका से उसको आवाज उठाया, और माननीय बलराम मिश्रा जी जो विक्रमगंज के हैं, इनरात के, वहीं आवाज दोबारा उठाए और जाके वहाँ बीजेपी कार्यालय में बोले कि एक ऐसा घटना हुआ है, इस पे शासन प्रशासन क्या कर रही है। उसी का आज मामला वहीं से आग सुनगा, और वहाँ तक आज की सांसद गए
और एसपी गए, नहीं तो वहाँ घटना पे पुलिस भी नहीं गया था। ये घटना था। धीरे धीरे जागरूक आ रही है, जैसे जैसे इंसानियत उसको लोग देख रहा है कि देखिए ये मामला जात पात का तो नहीं है, क्योंकि एक औरत का मामला है। कोई भी औरत का घर में घुस के और उसके गुप्तांग में, वो भी 70 साल की महिला के अंदर लाठी डालकर मारा जाए, ये कहाँ की इंसानियत है? इसका मतलब कि हमारा, लेकिन कोई भी घटना होती है उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव सामने आते हैं और कहते हैं कि बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। अभी तक उनका कोई बयान आया है? तेजस्वी यादव को अगर उनके, हमको लगता है कि उनके कास्ट का बात है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहा है। घटना में कास्ट की संलिप्तता के कारण ये कहीं न कहीं बचाव कर रहे हैं। जी, वो जो कमलेश राय है वो भी उन्हीं के कास्ट का है, जो दरोगा है, जो महिला दरोगा है, उन्हीं के कास्ट का है। इसीलिए ऐसा मिली भगत से ये सब हो रहा है। हम तो यही कहेंगे, जब अगर उनके कास्ट पे बात आती है, अगर हम आज ब्राह्मण समाज अगर किया होता तो आज उसके लिए क्या क्या नहीं हो जाती। उसके घर में आग लगा दिया जाता, उसको इनकाउंटर करा दिया जाता, लेकिन आज उस गरीब महिला के साथ हुई है ऐसा। इस पे उनका ना कोई बयानबाजी, ना कोई उनका कोई नेता, ना कोई विपक्ष, उन्हीं का मतलब आरजेडी है, वहाँ विधायिका है। अच्छा, एक चीज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम ये नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष होने के कारण जब इस पद पर हैं, जब किसी तरह का कोई सहयोग नहीं कर सकते हैं समाज को लेकर, अगर ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इनके समाज के लोगों के द्वारा किस तरह का कार्य किया जाएगा? कुछ अंदेशा आपको है? अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? अब तो और आ जाएगा, तो मनोबल बढ़ जाएगा ना। उसको तो मान लीजिए औरतों को हो रहा है, बेटी बहन का भी होने लगेगा, अत्याचार होने लगा। देखिए बात यह है कि आप मारपीट एक और बात, किसी को महिला को आप गुप्त आंग में डाल दीजिए, लाठी डालकर मारिए, ये कहाँ के मतलब कि ये इंसानियत है? ये इंसानियत की हदें पार हो गई। ये इतिहास इसका एक गवाह बनेगा कि कोई और। अच्छा, हम एक चीज और जानना चाह रहे हैं। रोहतास से चलकर आप नवादा पहुंच जाते हैं। राजद में भी कई ब्राह्मण समाज के नेता हैं, कई किसी पद पर विराजमान हैं, चाहे मृत्युंजय तिवारी हो, मनोज झा हो, ये तमाम चेहरा कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करता है राजद में। इन लोगों के द्वारा भी कोई बात कही गई है, कोई आवाज उठाया गया है? ऐसा कोई नेता नहीं, कोई प्रतिपक्ष का हो, कोई ऐसा बयान, कोई उसके खिलाफ नहीं आया है। सभी लोग चुप है। सरकार के द्वारा जो भी कुछ किया जा रहा है इस घटना को लेकर, उसे आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी संतुष्ट नहीं है। हम 7 दिन टाइम दिए हैं हम लोग। अगर 7 दिन में प्रशासन है, शासन है, सरकार उस पर कुछ नहीं कार्रवाई करती है तो हम लोग भी उस पर आंदोलन करेंगे। इंसानियत अभी मरा नहीं है, इंसानियत और जाग रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, वहाँ जागरूक होकर जा रहे हैं। उसका स्थिति आप देखिएगा तो दंग रह जाइएगा, कोई उसका शरीर बचा ही नहीं है। वहाँ के सांसद और विधायक का क्या रूप है कि किस तरह से सहयोग कुछ किया जा रहा है? विधायिका जो है आरजेडी के वहाँ तक अभी तक गई नहीं, लेकिन सांसद वहाँ जो ठाकुर है वो गए थे और वो आश्वासन दिए हैं। 2 दिन पहले वहाँ एसपी को भी बुलाए थे, आश्वासन दिए हैं। वहाँ कल बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी पहुँचे थे। तो ये सब लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन उनके पक्ष के कोई जो मतलब कहिए कि आरजेडी के जो कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं। अच्छा, तो ये एक चीज बताइए, अखिल ब्राह्मण महासभा जो अपने आप को इस समाज का प्रतिनिधित्व करने की बात कहता है, आखिर वो कहाँ है? उनकी चुप्पी क्यों बनी हुई है? क्यों आखिर वो चुप है? उनके द्वारा इस घटना को लेकर निंदा क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर क्या सोच रहे हैं? उनके मन में किस तरह का डर बना हुआ है? अखिल भारतीय की कल शायद कोई वहाँ गया है, कोई मतलब दूसरे जगह से लोग आए थे, मेरे को मतलब की सूचना है मिली हुई। लेकिन देखिए कोई भी संगठन है, ये बस दिखावा के लिए संगठन है, राजनीति करने के लिए संगठन है, और चेहरा चमकाने के लिए, काम करने के लिए ऐसा कोई संगठन नहीं बना। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के संगठनों का बहिष्कार होना चाहिए? होगा, हम करते हैं। आप तो जानते हैं मैं करता हूँ। अगर जो भी लोग इस पर राजनीति करने का काम करेगा, खुद मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। आप फिर उस पद पर बने रहने का कारण क्या है? क्यों बने रहेंगे? आप जब समाज के लिए कुछ करेंगे नहीं तो फिर बने रहने का औचित्य क्या है? उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसे देखिए, कोई भी चीज है, कोई भी संस्था है, अगर वो काम के लिए नहीं तो उसका मतलब ही कुछ नहीं बनता है। हम चेहरा किसी का चमकाने नहीं देंगे, कोई भी, हमारे ही समाज का हो या अदर समाज का हो। अगर इसका न्याय नहीं होता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसे करके घटना बढ़ जाएंगे। नहीं होगा, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा कहीं न कहीं सरकार पर या जो भी विपक्ष के लोग हैं उनको प्रभावित करेगा? एकदम करेगा, क्योंकि ये पूरा देखिएगा आज से 2-4-5 दिन में पूरा भारत में फैलने वाला है। ये धीरे धीरे असर तो करेगा ही, असर तो जरूर करेगा सरकार पक्ष पे। जाति और मजहब के आधार पर किसी चीज को बांटने का इरादा नहीं है या किसी घटना को जस्टिफाई या उसकी निंदा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट बन गया है जहां पर हर चीज को जाति के आधार पर देखा जाता है, हर बातों को जाति के आधार पर बोलने की कोशिश की जाती है। और इसीलिए आज जरूरी हो गया है कि इस बात को लेकर आवाज उठाई जाए, इस बात की निंदा की जाए कि वहां पर अगर
एक समाज के द्वारा एक खास समाज के लोगों को प्रताड़ित किया गया है, एक खास समाज को टारगेट किया गया है, तो ये बातें उठेंगी। समाज के जो नुमाइंदे अपने आप को कहते हैं, जो चेहरा चमकाने की कोशिश करते हैं, उनके कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि किसी महिला के साथ अन्याय हुआ है, छोड़ दीजिए वो ब्राह्मण समाज की है कि किस समाज की है, तो फिर आपके द्वारा अभी तक इस मामले को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई गई? और नहीं उठाई गई तो यही माना जाएगा कि आपके समाज के लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसीलिए आप चुप हैं कि आपका समाज इस तरह से करेगा, लेकिन आपके समाज के द्वारा किए जा रहे कार्यों की निंदा आपके द्वारा नहीं की जाएगी। सोचिए तेजस्वी प्रसाद यादव ये चुप्पी क्या बता रही है। और जो ख्वाब लालू प्रसाद यादव जी पाले हुए हैं कि मैं एक दिन बेटा को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहा हूं, तो वो ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा जब तक से इस तरह की चुप्पी तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा अपनाई जाती रहेगी, जब तक से इस घटनाओं के स्तर पर भेदभाव करने की कोशिश की जाती रहेगी, जब तक से अगड़ा पिछड़ा ब्राह्मण दलित भूमिहार के नाम पर प्रताड़ना को भी आप राजनीति का मुद्दा बनाएंगे, तो ये तय मानिए कि 2025 के चुनाव में जिस समाज के ऊपर आपके समाज के लोगों के द्वारा अत्याचार किया गया है, उस समाज के लोगों के द्वारा आपके कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा, आपके मत का बहिष्कार किया जाएगा। और तब पता चलेगा कि एक ब्राह्मण परिवार के साथ इस तरह के कार्य करने का परिणाम क्या होता है। और उस परिणाम का जो हश्र होगा 2025 में, शायद उसके बारे में न तो आप सोच रहे हैं और न ही आपके पिता लालू प्रसाद यादव जी सोच रहे हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।